युधिष्ठिर द्यूत की शर्त के अनुसार द्वैतवन में अपनी पत्नी और भाइयों के साथ वनवास की अवधि को पूरा कर रहे हैं। वनवास समाप्त होने को है। वे एक वनवासी भील को गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजते हैं, जिससे कि वह पता लगा सके कि दुर्योधन इस समय किस प्रकार राज्य व्यवस्था को देख रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वापस लौटने पर, वनवास और अज्ञातवास के बाद वापस लौटने पर युद्ध की स्थिति आएगी, तो किस प्रकार तैयारियां करनी है, किस प्रकार विजय प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, इसके लिए शत्रु की स्थिति की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में वे गुप्तचर को भेजते हैं और वो वनेचर गुप्तचर वापस आता है जानकारियां प्राप्त करके, और एकांत देखकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके उनसे अनुमति मांगता है अपनी बात कहने की। वो जानता है कि जो कुछ वो कहने जा रहा है वो कोई बहुत प्रिय लगने वाली बातें नहीं है, बहुत अच्छी वाली सूचनाएं वो लेकर नहीं आया है। तो इसलिए पहले ही क्षमा याचना करके वो कहता है कि मुझे सच बोलना है, क्योंकि मैं आपका हित चाहता हूँ और प्रायः हितकारी बातें कड़वी लगती हैं। आगे कहता है, द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचम आददे। भारवी कहते हैं कि द्विषाम शत्रुओं के विघाताय विनाश के लिए विधातुम इच्छतो, विधातुम कार्य करने के इच्छतः इच्छा करने वाले, कर्म करने की इच्छा करने वाले, रहसी एकांत में, अनुज्ञाम अनुमति को, अधिगम्य प्राप्त करके, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम, स उस वनेचर ने, सौष्ठव औदार्य, सौष्ठव सुगठितता और औदार्य उदारता, विशेष विशिष्ट उदारता से, शालिनीम युक्त, सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम विशिष्ट सौष्ठव और उदारता से युक्त, विनिश्चितार्थाम निश्चित अर्थ वाली, इतिवाचम आददे यह वाणी, आददे कही कहना प्रारंभ किया, इस प्रकार की वाणी को कहना प्रारंभ किया। अन्वय के अनुसार अर्थ होगा, स उस वनेचर ने द्विषाम विघाताय शत्रुओं के विनाश के लिए, विधातुम इच्छतः प्रयास करने की इच्छा रखने वाले, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, अनुज्ञाम अनुमति को, अधिगम्य प्राप्त करके, रहसी एकांत में, सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम विशेष सौष्ठव और उदारता से युक्त, विनिश्चितार्थाम निश्चित अर्थ वाली, इतिवाचम आददे इस प्रकार की वाणी को कहना प्रारंभ किया। तो उस गुप्तचर ने शत्रुओं के विनाश की इच्छा रखने वाले राजा युधिष्ठिर से अनुमति लेकर एकांत में सौष्ठव और उदारता से विशेष रूप से युक्त निश्चित अर्थ वाली इस वाणी को कहा। अब इसमें एक राजनीति संबंधी पांडित्य भारवी का दिखाई देता ही है कि पहली बात तो युधिष्ठिर राजा हैं, भले ही एक शर्त के अनुसार वो भी यहाँ वनवास काट रहे हैं, लेकिन है तो राजा ही। तो राजा के सामने राजाओं के मन का कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो उनकी अनुमति लेना आवश्यक है उनसे कोई भी बात करने के लिए। तो उस वनेचर ने सबसे पहले तो युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त की, और जो सूचनाएं वो लेकर आया है वो सूचनाएं गोपनीय हैं। तो उसने इस बात का ध्यान रखा कि एकांत में राजा से बात की जाए। एक बार बताने के बाद राजा वो बातें किसको बताता है, किसे उपयुक्त समझता है, उन बातों को बताने के लिए वो राजा की इच्छा है, लेकिन गुप्तचर का दायित्व है कि वो गोपनीय सूचनाएं राजा को एकांत में दे। तो उसने एकांत में कहा। अब भाषा संबंधी भारवी के विचार, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, तो उन्होंने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए। गुप्तचर की भाषा कैसी है, वाणी कैसी है, तो उसकी विशेषताएं बता रहे हैं। तो निश्चय ही भारवी के अनुसार भी भाषा में ये विशेषताएं होनी ही चाहिए, उनकी खुद की भाषा में भी ये विशेषताएं
उपलब्ध हैं। सौष्ठव औदार्य, सौष्ठव से मतलब है सुगठित, शब्दों का चयन इतना अच्छा है कि वाक्य विन्यास बड़ा सुगठित है, बहुत सटीक शब्दों का चयन किया गया है। और औदार्य, उसमें उदारता है, मतलब अर्थ गांभीर्य है, अर्थ की उदारता है, कम शब्दों में अधिक बात कह दी गई है। तो ये भारवी की विशेषता है। उनका अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, कहते हैं गागर में सागर भरना जिसको, वो अर्थ गौरव उनकी भाषा की विशेषता है। तो एक तो बिल्कुल सुगठित भाषा का प्रयोग किया है, शब्दों का चयन बिल्कुल सटीक है, और दूसरा अर्थ गांभीर्य है, कम शब्दों में अधिक बात को कह दिया गया है। और निश्चित अर्थ वाली बात को कहा, ऐसी बात को कहा जिसको वो प्रमाणों से पुष्ट कर सके, अपनी बात के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत कर सके। ऐसा ही नहीं अंदाजे से कुछ भी कह दिया, सब प्रमाण उसने अपनी बातें कही। और विनिश्चितार्थम का ये भी अर्थ है कि जो वो कहना चाह रहा है, सुनने वाला वही अर्थ उसका समझे। ऐसा नहीं वो कह तो कुछ रहा है, सामने वाला समझ कुछ रहा है। अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाने की सामर्थ्य उसकी वाणी में है। इस प्रकार की वाणी को उसने कहा। यहाँ पर ये विनिश्चितार्थम वाचम आददे अनुप्रास अलंकार है, और छंद तो पूरे सर्ग में वंशस्थ है ही। बाकी शब्दार्थ और कुछ व्याकरण संबंधी विशिष्ट शब्दों का प्रयोग आपको PDF में दे दिया जाएगा। अगला श्लोक देखते हैं। प्रियासु युक्तै नृप चार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि छन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। क्रियासु, कार्यों में, युक्तै, नियुक्त किए गए, नृप, हे राजन, चार चक्षुषः, चार गुप्तचर हैं, चक्षुषः, नेत्र जिसके, गुप्तचर ही जिसके नेत्र हैं। नेत्र यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कोई भी ज्ञानेंद्रिय, नेत्र, कान, जो भी है, सब उसकी ज्ञानेंद्रियां गुप्तचर ही हैं। न वंचनीय, वंचनीय नहीं है, ठगे जाने योग्य, धोखा दिए जाने योग्य नहीं है। प्रभवः, राजा, अनुजीवी भी, सेवकों के द्वारा। हे राजन, चार चक्षुषः, प्रभवः, गुप्तचर ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे राजा, क्रियासु युक्तै अनुजीवी भी, कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा, न वंचनीय, ठगे जाने योग्य नहीं है, उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। अतो अर्हसि, अतः इसलिए, अर्हसि, योग्य हो, क्षन्तुम, क्षमा करने के, असाधु साधुवा, असाधु बुरा हो, साधुवा अथवा अच्छा हो। तो इसलिए अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी बात मैं कहूँ उसको आप क्षमा करने के योग्य हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम, हितकारी, और मनोहारी, मन को अच्छी लगने वाली, वचः, वाणी, दुर्लभम, दुर्लभ है। क्योंकि वाणी में दोनों विशेषताएं एक साथ मिलना कठिन है, कि वो हितकारी भी हो और मन को अच्छी भी लगे, सुनने में मधुर भी लगे। तो वो गुप्तचर कहता है, उसने भूमिका बना दी है, क्योंकि वो जो सूचनाएं देने वाला है वो निश्चय ही सुनने में कठोर है, अच्छी नहीं है, वो कोई बहुत शुभ समाचार लेकर नहीं आया है। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे तो सच बोलना है, तो इसलिए अच्छा लगे या बुरा, मैं पहले ही क्षमा याचना कर रहा हूँ, आप क्षमा कर दीजिए। उसका कारण भी बताता है। हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्तै अनुजीवी भी, कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः, प्रभवः, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा, न वंचनीय, धोखा दिए जाने योग्य नहीं होते। अतः इसलिए, असाधु साधुवा, बुरा लगे अथवा अच्छा, क्षन्तुम अर्हसि, आप क्षमा करने के योग्य, मेरी बात को क्षमा करने के योग्य हैं। क्यों, वो कारण भी बताता है। हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ है। एक साथ जिसमें दोनों विशेषताएं हों, ऐसी वाणी तो बहुत कठिनाई से मिलती है। तो मेरी बात हितकारी है, इसलिए आपको कड़वी अवश्य लगेगी, पर मैं पहले ही क्षमा याचना कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि हे राजन,
कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजाओं को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए बुरी लगे अथवा अच्छी, मेरी बात को अब क्षमा करने के योग्य हैं, उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं। तो यहाँ भी भारवी का राजनीति संबंधी ज्ञान दिखाई दे रहा है। भारवी कहते हैं कि गुप्तचर ही राजाओं के आँख कान होते हैं। राजा स्वयं तो राज्य में हर स्थान पर नहीं जा सकता या आस पड़ोस के राज्यों में कहीं सब जगह नहीं जा सकता। उसका एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर वो जानकारी प्राप्त कर सकता है, पर उसे सब जगह की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए वो गुप्तचरों को नियुक्त करता है और गुप्तचर ही उसके आँख कान होते हैं, वो ही सारी जानकारियाँ उस तक पहुँचाते हैं। राजा गुप्तचरों पर पूरा विश्वास करता है और गुप्तचर जो सूचनाएं लेकर आते हैं उनके आधार पर ही वो अपनी नीति निर्धारित करता है। तो कहता है गुप्तचर ये कहता है कि गुप्तचरों का भी ये दायित्व है कि राजा ने उन पर भरोसा किया है और उनकी सूचनाओं पर ही आगे की पूरी रणनीति आधारित है, इसलिए उन्हें कभी अपने राजा को धोखा नहीं देना चाहिए, उसे गलत सूचनाएं नहीं देनी चाहिए। पर राजा का भी क्या दायित्व है? राजा का भी ये कर्तव्य है कि जो उसके गुप्तचर हैं वो अच्छी बुरी जो भी सूचनाएं लाए हैं, जब वो ईमानदारी से सही सही सूचनाएं लाकर सच सच बता रहे हैं, तब उस स्थिति में अच्छी या बुरी जैसी भी सूचना है, राजा को उसे धैर्यपूर्वक सुनकर क्षमा कर देना चाहिए। यदि सूचना अच्छी नहीं भी है तो भी उसे गुप्तचर को कोई दंड इत्यादि नहीं देना चाहिए। और इसके पीछे वो अपनी बात के समर्थन में एक सामान्य बात कहता है कि ऐसी बातें तो संसार में दुर्लभ हैं जहाँ बात सुनने में भी मीठी लगे और वो हितकारी भी हो। तो हितकारी और मनोहारी, मन को अच्छी लगने वाली बातें तो दुर्लभ हैं, कोई बिरले ही इस प्रकार की बात कही जा सकती है। अक्सर जो हित की बातें होती हैं वो सुनने में कड़वी लगती हैं, इसलिए आप मेरी बात भले ही कड़वी लगे पर आपके हित के लिए है तो उसे क्षमा कर दीजिए। कड़वी लगने की स्थिति में भी आप क्रोधित मत होइए। तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, वो एक विशेष बात कहता है कि मेरी बात कड़वी लगे मीठी, उसे क्षमा कर दीजिए, और उसका एक सामान्य बात से समर्थन करता है कि इस तरह की बातें तो वैसे ही दुर्लभ होती हैं, अक्सर हित की बातें कड़वी होती हैं। तो अर्थांतर न्यास अलंकार है क्योंकि एक विशेष बात का सामान्य से समर्थन किया गया है। और नीचे की पंक्ति हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये एक सूक्ति है। जहाँ भी अर्थांतर न्यास अलंकार होता है प्रायः वहाँ पर सूक्ति विद्यमान होती है कि जो बात सब पर लागू होती है वो सूक्ति होती है, एक सार्वभौम सत्य होता है वो सूक्ति होती है। तो अब क्षमा याचना के बाद में फिर वो कहता है कि क्या राजा में विशेषता होती है, राजा और गुप्तचर के संबंध में क्या विशेषता होनी चाहिए। स किम सखा, स वह, किम सखा किम बुरा कुत्सित, सखा मित्र है वह बुरा मित्र है, साधु न शास्ति, साधु अच्छी प्रकार न शास्ति उपदेश नहीं करता, यह जो अधिपम राजा को, जो राजा को सही उपदेश नहीं देता, सही सलाह नहीं देता, वह बुरा मित्र है। हितात न यह संशृणोते स किम प्रभु, और हितात हितकारी व्यक्ति से न संशृणोते नहीं सुनता है, स किम प्रभु वह किम प्रभु बुरा राजा है। सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम ही, क्योंकि सदा अनुकूलेषु, सदा अनुकूल रहने वाले, एक दूसरे के अनुकूल रहने वाले, नृपेषु मात्येषु राजाओं और मंत्रियों में, रतिम कुर्वते रति करती है, प्रेम करती हैं, सर्व संपदा सारी संपत्तियां, क्योंकि सारी संपत्तियां सदा अनुकूल रहने वाले राजा और मंत्री में प्रेम करती हैं, उनके पास रहती हैं। यह अधिपम साधु न शास्ति, जो राजा को सही उपदेश नहीं देता, स किम सखा वह बुरा मित्र है। यह हितात न संशृणोते, और जो हितकारी व्यक्ति की बात को, हितकारी व्यक्ति से बात को नहीं सुनता, स किम प्रभु वह बुरा राजा है। ही नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्व संपदा सदा रतिम कुर्वते,
राजाओं के और अमात्येषु मंत्रियों के, राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर सारी संपत्तियां सदा प्रेम करती हैं, उनके पास आती हैं, उनसे प्रेम करती हैं। तो राजा और मंत्री जब आपस में अनुकूल होते हैं, अनुकूलता क्या दिखाई देगी कि मंत्री तो बेहिचक, बिना किसी संकोच के और बिना भय के राजा से अपनी बात कहने में समर्थ हो। अवसर के अनुकूल, नीति के अनुसार जो भी बात है, जो सलाह देनी चाहिए वही सलाह दे। वो सलाह राजा को बुरी लग जाएगी, वो नाराज हो जाएगा, इस डर से वो अपनी बात कहने से न हिचकिचाए, कड़वी हो लेकिन सही सलाह दे। और राजा का क्या दायित्व है कि जो मंत्री या उसका मित्र जो भी है, निकटस्थ व्यक्ति, वो उसे जो सलाह दे रहा है वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उसको ध्यान से सुने और उचित है तो उस पर कार्य भी करे। तो जो हितकारी व्यक्ति की सलाह को ध्यान से नहीं सुनता वो राजा बुरा राजा है, और जो राजा का मित्र बनता है या मंत्री बनता है और फिर भी उसे सही सलाह नहीं देता तो वो बुरा मंत्री है। जब राजा और मंत्री दोनों के अनुकूल होते हैं, अनुकूलता का मतलब क्या है कि मंत्री बिना हिचक के, बिना संकोच के सही बात राजा से कह सकता है, और राजा अपने हित की कड़वी से कड़वी बात को धैर्य के साथ सुन सकता है, तो वे दोनों आपस में अनुकूल कहे जाएंगे। तो इस प्रकार के जब राजा और मंत्री अनुकूल होते हैं तो उन दोनों के पास सारी संपत्तियां आती हैं, उनका राज्य सदा समृद्ध और खुशहाल होता है। यहाँ भी ऊपर कही गई जो बात है, विशेष बात है कि इस प्रकार का राजा बुरा और इस प्रकार का मंत्री बुरा है, उसका समर्थन एक सामान्य बात से किया गया है कि जो अनुकूल रहने वाले मंत्री और राजा हैं उनके पास सदैव सारी संपत्तियां आती हैं। तो अर्थांतरन्यास अलंकार है। और यहाँ भी भारवी ने वही अपना राजनीति संबंधी ज्ञान प्रकट किया है कि राजा और मंत्री को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए। मंत्री को बेहिचक अपनी बात, भले ही वो कड़वी हो, लेकिन राजा के हित की बात कहनी चाहिए, और राजा को भी अपने हित की बात सुनकर नाराज नहीं होना चाहिए। इतना धैर्य उसमें होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि बात मेरी भलाई के लिए है। तो ये भारवी का राजनीति संबंधी पांडित्य विख्यात है, और खास तौर से प्रथम 3 सर्गों में तो बहुत ज़्यादा ये दिखाई देता है। तो ये सारे श्लोकों में उनका राजनीतिक विषय ज्ञान प्रकट होता है।